please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. नमस्कार, मैं हूं हर्षदा सावंत। आप देख रहे हैं मिड कैप मंच। तो बीईएमएल आज देखिए, सुबह ही हमने आपको कहा था कमजोरी रहेगी। इनफैक्ट आज बीईएमएल ही नहीं, बाकी सरकारी कंपनियों की भी धुलाई हो रही है, उस पर आगे डिटेल में चर्चा भी करेंगे। लेकिन इस समय मार्केट के एक्शन पर एक बार नजर डाल लेते हैं, जहां पर आज हम देख रहे हैं 11,420 तक के लेवल्स इस समय। इनफैक्ट 400 तक नीचे फिसला है निफ्टी। मिड कैप स्टॉक्स टूट रहे हैं और यहाँ पर 355 अंकों की गिरावट देखने को मिली है। निफ्टी बैंक की भी हालत खराब है, 250 पॉइंट नीचे ये इंडेक्स, और चौतरफा बिकवाली वाला सत्र एक बार फिर साबित हुआ है। कंजम्पशन थीम वाली कंपनियों में धुलाई हो रही है। मेटल्स आज फिर टूटने लगे हैं। थोड़ी बहुत जो खरीदारी फार्मा में थी वो अभी चल रही है, लेकिन इतनी ज्यादा तेजी नहीं है जितनी पहले थी। और टेक्नोलॉजी कंपनियों में भी आज देखिए कुछ मुनाफा वसूली के अंश देखने को मिले हैं। सबसे बड़ा आप कल्प्रेट कह सकते हैं जिस एक पर्टिकुलर फैक्टर को दोष दिया जा सकता है इस भारी बिकवाली के पीछे, वो है रुपया। रुपया आज देखिए 71.95 के लोस तक पहुंचा। हमारे साथ ग्रीनबैक फॉरेक्स के सुब्रमण्यम शर्मा जुड़ गए हैं। सुब्रमण्यम साहब, कल भी दोपहर में आपसे बात हो रही थी और लगातार हम देख रहे हैं वीकनेस देखने को मिल रही है। अब 72 पर आ ही गया, क्या उसके नीचे भी जाएगा? देखिए मैडम, अभी जो दौर चल रहा है रुपया का, कमजोरी का दौर, वो काफी बना रहा है और काफी फैक्टर्स जो है वो उसके कारण है। सबसे पहले बात तो जो ट्रेड वॉर यूएस का जो चल रहा है वो उन्होंने ट्रिगर कर दिया, जो रुपया 70 के ऊपर चला गया। उसके बाद जो तेल का प्राइस बढ़ रहा है, इक्विटी मार्केट में थोड़े सेलअप, और कल जो सेबी के जो सर्कुलर आए उसके कारण भी थोड़े एक वीकनेस जो हमने इक्विटी मार्केट में देख रहे हैं उसका इम्पैक्ट। सो सारा नेगेटिव फैक्टर एक बार कन्वर्ज हो गया और रुपया 70 के ऊपर एक अनचार्टर्ड टेरिटरी में गया है। तो उसके कारण जो मार्केट परसेप्शन वीक, पैनिक जैसे आ गई है। दूसरी बात यह कि आरबीआई ने भी कुछ संकेत नहीं दिया इंटरवेंट के, थोड़े बहुत इंटरवेंट कर रहे हैं बट वो काफी नहीं है। इस सिचुएशन में काफी आउटफ्लोज हो रही है, तो इस सारा फैक्टर को लेकर रुपये में कमजोरी बना रहेगा। 72 का लेवल हमने कल बात किया तो वो आज हमने देखा है, तो अगर 72 ब्रेक होगा शायद ऊपर भी जा सकता है। आरबीआई कोई खास तौर कोई ठोस मेजर लेके आएंगे तो उसका शायद इम्पैक्ट के कारण रुपये में एक रुकावट आ सकती है, लेकिन ओवरऑल आउटलुक नेगेटिव है। एक पुल बैक शायद हम देख पाएंगे तो मेजर्स के कारण, बट वो टेम्पररी रहेगा और एक और बार 72 और 72.50 की तरफ जा सकता है। तो लेवल देना मुश्किल है इस वक्त। वीकनेस का दौर बना रहेगा और आरबीआई जो मेजर्स और किस सख्ती से वो मेजर्स आ रही है उस पर निर्भर होगा रुपया के आगे के डायरेक्शन। और अब तक इतनी ज्यादा सख्ती नहीं देखी गई है, इतना बड़ा इंटरवेंशन नहीं दिखाई दिया है। सुब्रमण्यम जी, आप तो बॉन्ड यील्ड पर भी नजर रखते होंगे? इतने नहीं, हमारे फोकस पूरा करेंसीज में, तो हम करेंसी में ध्यान दें। तो इस वक्त क्लाइंट को हम मशवरा दे रहे हैं कि इम्पोर्टर्स को इम्पोर्ट जो नियर टर्म लायबिलिटीज है जितने हो सके कवर करके रखना ठीक रहेगा। ओके, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे लिए समय निकालने के लिए। तो अपनी लायबिलिटी कवर करके रखिए। 72 तो हो ही गया है, आगे 72.50 तक के लेवल्स भी देखने को मिलेंगे। दूसरे टेक्निकल जानकारों से जो सिर्फ चार्ट देखते हैं वो तो कह रहे हैं 74 की भी तैयारी होनी चाहिए। देखिए डॉलर जिस तरह से मजबूत हो रहा है रुपए के सामने, इसका असर आज बॉन्ड यील्ड पर भी देखने को मिला। इसका जिक्र आपको याद होगा कल सुबह से हम कर रहे थे। 7.45% था बॉन्ड यील्ड परसों, यानी कि ट्यूसडे के सेशन में, माफ कीजिएगा मंडे के सेशन में, आज हम बुधवार में बैठे हैं, मंडे के सेशन में 3 बजे के आसपास बॉन्ड यील्ड 7.45% थी। बाजार बंद होते होते वो 8% पर पहुंची और आज 10 साल की बॉन्ड यील्ड या 10 साल की बॉन्ड यील्ड आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे, वो 8.12% के आसपास है। यानी कि यहाँ पर स्थिति बदल रही है, तेजी से बदल रही है और बॉन्ड यील्ड्स लगातार देखिए एक सिरदर्द बनेगी एनबीएफसी कंपनियों के लिए, बैंकों के लिए। और आज फिर निफ्टी बैंक कमजोर खड़ा है। तो पहले निफ्टी पर एक कॉल ले लेते हैं, निफ्टी बैंक पर एक कॉल ले लेते हैं, फिर वरुण के पास चलेंगे, वो बताएंगे कि मिड कैप्स में स्थिति क्या है। हमारे साथ आज अनुज दीक्षित हैं, अश्विनी गुजराल से बात होगी आगे, और ऑफ कोर्स वरुण बताएंगे मिड कैप्स का हाल। अनुज, निफ्टी बैंक बड़ा ट्रेड तो यहीं पर बन रहा है, अभी भी शॉर्ट के मौके हैं क्या?
देखिए हर्षदा, जिस तरीके का पूरा निफ्टी बैंक का मूव है उसमें ज़रूर से वीकनेस दिखती है और हमने ये भी देखा था कि बैंक निफ्टी में अभी भी जिस तरीके का मूव है उसमें तकरीबन ऐसा लगता है कि 27,000 26,900 तक के लेवल डाउन साइड में देखने को मिल सकते हैं। तो वीकनेस दिख रही है अभी भी इसके अंदर, और कहीं ना कहीं अगर हम आज 27,000 के नीचे 27,200 के नीचे फिसलते हैं तो तकरीबन 27,000 26,900 तक की गिरावट देखने को मिल सकती है। ओके, तो कमजोरी तो बढ़ेगी यहाँ पर, इसी का डर है। तो ऐसे में कोई ट्रेड इस समय आपके हाथ है, बताइए। देखिए वीकनेस के तो काफ़ी सारे ट्रेड मिल रहे हैं इस वक्त बाज़ार के अंदर। जैसा मैं अभी देख रहा था तो मुझे लगता है कि जुबिलिएंट फूड के अंदर और भी ज़्यादा वीकनेस देखने को मिल सकती है। हालांकि पिछले 2 दिन में काफ़ी गिरावट का माहौल देखने को मिला है, पर मुझे लगता है कि एक शॉर्ट टर्म में गिरावट तकरीबन 1350 तक के लिए एक बार देखने को मिल सकती है आने वाले 1-2 दिन के अंदर। तो 1350 आपका टारगेट रहेगा, इसे बेच के चले। कोई स्टॉप लॉस किसी भी शॉर्ट पोजीशन के लिए इस वक्त 1420 के ऊपर के स्टॉप लॉसेस मेंटेन किए जाएं। 1420 का स्टॉप लॉस लगाइए और जुबिलेंट फूड में बिकवाली की पोजीशन लेकर चले। देखिए पूरी कंजम्पशन थीम आज मार खा रही है। इस पर आगे आपके लिए डिटेल्ड रिसर्च भी सोनम ने निकाली है। क्यों पिट रहे हैं स्टॉक्स पिछले कुछ दिनों से, बताएंगे आपको जरूर। लेकिन मिड कैप्स का हाल तो बेहाल है। वरुण, आज 300 पॉइंट नीचे, कल भी भारी गिरावट देखने को मिली थी। बताइए कहां से प्रेशर आया है आज? देखिए वाकई बहुत बुरा हाल है और जिन स्टॉक्स ने सबसे ज़्यादा प्रेशर बनाया है सबसे पहले उनकी बात करते हैं तो या आइडिया सेलुलर, रिलायंस कम्युनिकेशन, वोल्टास, M&M फाइनेंशियल्स, ये वो तमाम ऐसे काउंटर्स हैं जिनके आज जम के धुलाई हो रही है। करीब 4-5% के आसपास की गिरावट इन काउंटर्स में देखने मिल रही है। इसके अलावा जो आपने हाईलाइट किया था कि कंजम्पशन स्टॉक्स, वहाँ काफ़ी दबाव देखने मिल रहा है। नेस्ले को देख लीजिए, ब्रिटानिया, गोदरेज कंज्यूमर्स, ये तमाम वो काउंटर्स है जिनके आज सबसे ज़्यादा पिटाई हो रही है। सबसे ज़्यादा दबाव FMCG क्षेत्र में इन्हीं कंपनीज में देखने मिल रही है। देखिए नेस्ले को करीब 4.5% के आसपास की गिरावट और बाकी दोनों काउंटर्स में भी अच्छी खासी गिरावट है। इसके अलावा जहाँ गिरावट है वो है PSU कंपनीज। आज इनके लिए काफ़ी बुरा दिन है। BEL जो ब्लॉक डील हुई सुबह, उसके बाद देखिए करीब 13% के आसपास की गिरावट इसमें है। BML 4.5%, EIL, IGL, तमाम जितने भी आप निकाल के देख लीजिए जो सरकारी कंपनीज है उनकी मजबूत पिटाई हो रही है। इसके अलावा बैंकिंग काउंटर्स, वहाँ भी अगर आप देखेंगे तो सरकारी बैंक जो है उनमें आपको ज़्यादा गिरावट देखने मिलेगी। आंध्रा बैंक 5.5%, बैंक ऑफ इंडिया, OBC जैसे काउंटर में करीब 3% के आसपास की गिरावट है। लेकिन कुछ पॉकेट्स ऐसे हैं मिड कैप में जहाँ खरीदारी है और वो कुछ चुनिंदा फार्मा और IT काउंटर्स है जहाँ आपको खरीदारी देखने मिलेगी। बायोकॉन और एलेम्बिक फार्मा में करीब 3.5 से 5% के आसपास की तेजी है और देखिए साइंट और हेक्सावेयर में करीब 3 से 5% के आसपास के गेंस देखे जा रहे हैं। इसके अलावा जिन स्टॉक्स में चुनिंदा खरीदारी है उसमें मुथूट फाइनेंस आज का स्टार परफॉर्मर है, नतीजों के बाद अच्छे खासे गेंस। वहीं कॉफी डे और SIS में भी करीब 2.5% के आसपास की तेजी है। तो चुनिंदा पॉकेट्स हैं जहां खरीदारी देखने मिल रही है, लेकिन लार्जली आज तगड़ा सेल ऑफ देखने मिल रहा है। जी हाँ, काफी बढ़िया बड़ी मार किया गया था वरुण की ओर से। देखिए BL, BML ये काउंटर्स हैं जो टूटने लगे हैं, उन पर हम बात करेंगे जरूर। लेकिन एक पूरा आप देखिए मिड कैप इंडेक्स, और अगर हफ्ते का चार्ट डायरेक्टर साहब आप फायर कर सके तो अब आसान रहेगा मिड कैप इंडेक्स के लिए समझना कि कितनी भारी गिरावट देखने को मिली है। लगभग हम 800 पॉइंट के नुकसान पर बैठे हैं। 3.5 से 4% का नुकसान पिछले 7 दिनों में, अगर सोमवार से आज तक देखिए मेरे ख्याल से तकरीबन 19,000 के लेवल के आसपास चल रहा है और यही एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट बन के आते हैं हर्षदा। अगर देखेंगे अगर ये सपोर्ट ब्रीच हो रहे हैं तो यहाँ से और भी ज़्यादा गिरावट देखने को मिल सकती है। मंथली चार्ट पर यही एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट है। मेरे ख्याल से अगर 19,000 के नीचे की गिरावट दिखती है और क्लोजिंग मिलती है और वीकली बेसिस पर अगर हम 18,700 के नीचे बंद होते हैं तो मेरे ख्याल से अगले वीक में भी मिड कैप इंडेक्स के अंदर एक भारी गिरावट का दबाव देखने को मिल सकता है। और ऐसे माहौल में तकरीबन मुझे लगता है कि एक बार मिड कैप इंडेक्स 18,200 तक की भी गिरावट दिखा सकता है। मैं इनफैक्ट आपसे ये पूछने वाली थी कि ये जो मिड कैप की लिस्ट आई है सामने, जो स्टॉक्स पिछले 3 दिनों में सबसे ज्यादा टूटे, बालकृष्ण इंडस्ट्रीज, क्रॉम्पटन कंज्यूमर, खरीदारी की हिम्मत है या फिर शॉर्ट ट्रेड्स के साथ ही रहेंगे आप अनुज? मैं अभी शॉर्ट ट्रेड के साथ ही चलना चाहूँगा क्योंकि जिस तरीके का वीकली चार्ट बन के आ रहा है उसमें तकरीबन यही जो इम्पोर्टेंट सपोर्ट बन रहे हैं, अगर इनके नीचे की वीकनेस दिखती है हमें 11,400 के नीचे की क्लोजिंग मिलती है तो मेरे ख्याल से आने वाले दिनों में और भी गिरावट गहरा सकती है। तो जिन शेयर्स की आपने बात की मेरे ख्याल से उनके अंदर अभी भी वीकनेस का माहौल है, तो लॉन्ग साइड पर तो इन्हें ट्रेड नहीं करना चाहूँगा। इनफैक्ट सारे स्टॉक अपने जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट हैं उनके पास ही ट्रेड कर रहे हैं। जैसे IGL में गिरावट 250 तक
तक की दिख सकती है। बालकृष्णा तकरीबन 1000 से लेकर 1020 तक गिरावट दिखा सकता है। क्रॉम्पटन के अंदर 210 के लेवल दिख सकते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट से जो इन लेवल्स के आसपास ट्रेड हो रहे हैं, अगर 1-8% की और गिरावट दिखे तो मेरे ख्याल से आने वाले टाइम में एक अच्छी शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी इन सारे स्टॉक्स में मिलेगी। ओके, तो शायद आगे और टूट सकते हैं, ये हम आपको आगाह कर रहे हैं। सावधान रहिएगा कि यहाँ पर खरीद के मौके लॉन्ग टर्म निवेशकों को मिलेंगे जरूर, लेकिन मिड कैप्स टूट रहे हैं और अगर कमजोरी और बढ़ती है तो शायद वीकनेस बढ़ती दिखाई देगी। तो संभल के ही, जुबलेंट फूड ही नहीं, अब देखिए HUL हो, दिग्गजों में ITC हो, नेस्ले हो, इन सब स्टॉक्स की भी धुलाई हुई। अब धुलाई क्यों हो रही है? ब्रोकरेजेस इस पर बड़ी बड़ी रिपोर्ट निकाल रहे हैं। क्रेडिट स्विस की आज एक रिपोर्ट आई है, CLSA ने पहले रिपोर्ट निकाली। अब दिक्कत क्या है इस सेक्टर को लेकर? सोनम मेहता हमारे साथ है। सोनम, आपने डिटेल में पढ़ी है वो रिपोर्ट? नेगेटिव हो रहा है, उनका कहना है कि वैल्यूएशंस काफी स्ट्रेच हो गए हैं या फिर वैल्यूएशंस अब एक्सपेंसिव हो गए अच्छे खासे रन अप के बाद, और इसलिए अब CLSA और यहाँ पर क्रेडिट स्विस ने अपना जो मॉडल पोर्टफोलियो है उसमें बदलाव कर दिया है। तो सबसे पहले CLSA ने हाल ही में रिपोर्ट निकाली थी, जो जोरदार भागे है उसके कारण वैल्यूएशंस एक्सपेंसिव या फिर काफी स्ट्रेच्ड हो गए हैं। वही क्रेडिट स्विस का मानना है कि इन्हीं एक्सपेंसिव वैल्यूएशंस के कारण अब वो अपने मॉडल पोर्टफोलियो में बदलाव कर रहे हैं, वेटेज कम कर रहे हैं इन कंज्यूमर स्टेपल स्टॉक्स पर से 1.5% का वेटेज यहाँ पे कम हो रहा है, और अब ये वेटेज बढ़ा रहे हैं यूटिलिटीज और एनर्जी पर, जहां पे उनका मानना है रुपए में आई कमजोरी का फायदा मिलता हुआ दिखाई देगा। क्रेडिट स्विस जो मार्केट में शुरू होगा, कंपनीज को इसलिए डाउनग्रेड किया जा रहा है क्योंकि अब अर्निंग्स के फ्रंट पे अपग्रेड नहीं दिखाई दे रहे हैं, और वित्त वर्ष 2020 में इन दोनों कंपनीज के मार्जिन्स पे एक रिस्क आता हुआ दिखाई दे सकता है। तो HUL वो स्टॉक था जो लगातार पिटता हुआ दिखाई दिया है पिछले 3 दिन, बल्कि 9% ये पिट चुका है ये शेयर। अब लगता है कंज्यूमर स्टेपल्स को लेकर डेफिनेटली यहाँ पर व्यू जो है, जो इतना बुलिश हुआ करता था, वो अब थोड़ा सा हटता हुआ दिखाई दे रहा है। ओके, तो ये तमाम वो शेयर देखिए जहां पर वैल्यूएशंस महंगे हैं, कुछ की रेटिंग घट रही है, लेकिन लार्जली ब्रोकरेजेस यही कह रही हैं कि भर भर के लोगों ने इतने खरीद लिए ये स्टॉक्स, अब काफ़ी महंगे लगने लगे हैं, तो इस समय आप ना लें, आगे कुछ और स्टॉक्स पर ध्यान दिया जाए। शुक्रिया सोनम इस जानकारी के लिए। लेकिन HUL जो दिग्गज है, इस पर स्पेसिफिक आप अपनी टेक राय दीजिए। कुछ ब्रोकरेजेस तो 1770 का टारगेट दे रहे हैं। आज देखिए स्टॉक 1623 के आसपास है। इनफैक्ट यहाँ पर भी अगर पिछले 3-4 दिनों का चार्ट निकाल के लेकर आएंगे तो आप समझेंगे कि कितनी गिरावट देखने को मिली है। 9-10% टूटा है काउंटर। इन लेवल्स पर लेंगे या फिर 1600 के नीचे जाएगा तब खरीदें? और क्या जाता दिख रहा है आपको अनुज? जी हर्षदा, जिस तरीके से 1640 के नीचे के ब्रेकडाउन आज देखने को मिल रहे हैं, वही एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट निकल के आ रहे थे पिछले काफ़ी वक्त से इस लेवल के ऊपर। जब भी यहाँ पर तो आता था तो एक अच्छी दौर मिलता था लेने के लिए। तो मेरे ख्याल से यही जो लेवल्स हैं 1640, ये एक इम्पॉर्टेंट रजिस्टेंस बन जाते हैं किसी भी काउंटर अगर कोई मूव आता है। मेरे ख्याल से आने वाले दिन में और भी ज़्यादा वीकनेस दिख सकती है और तकरीबन 1570-1580 तक की पहली गिरावट देखने को मिल सकती है, जहाँ पर मैं लॉन्ग टर्म निवेशक के हिसाब से एक बार लेने की सलाह दे सकता हूं, लेकिन इस लेवल पर मैं लेने की सलाह नहीं दूंगा। अभी थोड़ा और वीकनेस का इंतजार करें और तकरीबन 1570-1550 की रेंज में इसको एक्यूमुलेट करें। ओके, तो ये आपके लिए सलाह 1570-1550 के आसपास HUL खरीदा जाए। आज देखिए चौतरफा बिकवाली वाला दिन है। कुछ स्टॉक्स हैं जो कोशिश कर रहे हैं रिकवर करने की, मिसाल के तौर पर JSPL लीजिए, सेल लीजिए, रिलायंस पावर लीजिए, लेकिन सावधानी रहे क्योंकि ये मार्केट का मूड जो है वो काफ़ी बिगड़ गया है। बात करते हैं इस समय के तत्काल ट्रेड की। और RBL बैंक में ट्रेड आ रहा है, लेकिन ये भी बिकवाली का ही ट्रेड है। 574 यानी कि 574 के टारगेट के लिए आप शॉर्ट करें, बेचें इस स्टॉक को। ये कहना है IDBI कैपिटल मार्केट के AK प्रभाकर का, और स्टॉप लॉस लगेगा 598 पर। बाजार में थोड़ी सी रिकवरी आई है दिन के लो से। देखिए 11,439 के लेवल्स पर इस समय निफ्टी बैंक 27,240 के लेवल्स पर आ चुका है। अश्विनी गुजराल.com के अश्विनी गुजराल हमारे साथ है। अश्विनी, वॉलेटिलिटी तो बढ़ रही है, इसमें दो राय नहीं है, और रुपए की कमजोरी भारी पड़ रही है भारतीय इक्विटी मार्केट के ट्रेड पर। क्या ट्रेड लेंगे इस समय दोपहर में? देखिए, मेरे हिसाब से बहुत से लोगों को ऐसी मार्केट में नुकसान हो रहा है जबकि फ़ायदा होना चाहिए। नुकसान क्यों हो रहा है? क्योंकि उनको हर पॉइंट पे लगता है भाई 11,500 पे बॉटम आ गया, फिर 11,440 पे आ गया,
लेकिन ये समझने की बात है कि ये एक मोमेंटम मार्केट है जिसके पीछे फैक्टर्स हैं जो इसको नीचे ले जा रहे हैं। तो यहाँ पे जो है डिप बाइंग ना करें, सपोर्ट पे बाइंग ना करें, हर तरह की रैली में बेचें और आपको चांसेस डाउन साइड और मिल जाएगी, क्योंकि रुपये जितनी तेज़ी से और बॉन्ड यील्ड और जिस तरह से ये चीज़ें ऊपर चल रही हैं, बहुत आसान नहीं है इस मार्केट को वापस ऊपर की तरफ मोड़ना। तो आपके पास जो पोजीशन है अगर आप होल्ड करेंगे तो शायद ज़्यादा फ़ायदा होगा। इंडिविजुअल स्टॉक्स में बजाज फाइनेंस सेल है 2725 का टारगेट, 2725 का स्टॉप, 2650 का टारगेट। कोटक महिंद्रा में सेल है 1255 का स्टॉप, 1210 का टारगेट, और कैपलिन पॉइंट में बाय है 475 का स्टॉप, 490 का टारगेट। तो कैपलिन पॉइंट वो बाय कॉल पहले जो हाईलाइट किया जा रहा है, मैं वो आपको बता दूं कहां पर खरीदना है। कैपलिन पॉइंट यहां पर तेजी की पोजीशन ले 490 के टारगेट के लिए, लेकिन बाकी जो ट्रेड्स है वो मंदी के ट्रेड्स है। बैंकों में कोटक महिंद्रा बैंक का टूटेगा और 1200 के टारगेट के लिए, यहाँ 1210 के टारगेट के लिए आप शॉर्ट करेंगे। साथ ही साथ बजाज फाइनेंस पर पिछले 2 दिनों से अश्विनी गुजराल कह रहे हैं कि बिकवाली कीजिए, कमजोर दिख रहा है स्टॉक। चार्ट पर वही सिग्नल आया है, यहाँ पर भी आज फिर बाय कॉल आया है 2650 के टारगेट के लिए आप शॉर्ट करेंगे। 2725 आपका स्टॉप लॉस रहेगा। अश्विनी गुजराल को हम जोड़ेंगे आज 2:40 पर, क्लोजिंग की रणनीति भी उनसे समझेंगे। शुक्रिया अश्विनी फिलहाल इस अपडेट के लिए। इस बीच सिटी गैस स्पेस में अब तक जो प्लेयर्स हैं IGL, MGL और गुजरात गैस, इनके मुकाबले में एक और नई कंपनी जल्द ही लिस्ट होगी। ये अदानी एंटरप्राइजेज से बाहर निकलकर अदानी गैस की लिस्टिंग की तैयारी चल रही है, लेकिन आज मेरे ख्याल में वो आखिरी मौका है। अगर आपने वो गैस बिजनेस में भी इंटरेस्ट है, दाव लगाना है कि आप वो पोजीशन लेकर चलें। डिटेल्स के लिए चलते हैं वरुण दुबे के पास। वरुण, क्यों बात कर रहे हैं पहले अदानी गैस की, आज ये समझा दीजिए दर्शकों को, और प्रोस्पेक्ट्स क्या है इस कंपनी की ये भी बताइए। देखिए, हम बात इसके लिए कर रहे हैं इस कंपनी की क्योंकि कल इसका स्पिन ऑफ डेट है। अडानी एंटरप्राइजेस से अडानी गैस का जो कारोबार है वो कल बाहर निकल जाएगा। रिकॉर्ड डेट है कल, यानी कि अगर आपको इस ग्रुप के गैस कारोबार का फ़ायदा उठाना है तो आज ही आपको इस ग्रुप का, यानी कि इस अडानी एंटरप्राइजेस का शेयर लेना होगा। तब जाके आगे जब अडानी गैस की लिस्टिंग होगी, मेरे ख्याल से अक्टूबर के आसपास, तब उसको आपको अडानी एंटरप्राइज के एक शेयर के लिए अडानी गैस का एक शेयर मिलेगा। यानी कि आज वो आखिरी डेट है अगर आप अडानी गैस का शेयर चाहते हैं कि आगे आपको मिले। इसके अलावा आप जैसे कह रहे हैं कि ग्रोथ प्रोस्पेक्ट क्या है, तो इस कंपनी के फाइनेंशियल अगर आप पिछले देखेंगे तो काफ़ी बेहतर रहे हैं। एबिटा पर SCM जो है 16.5 सबसे बेहतर इस पूरे स्पेस में रहा है। वही नेट प्रॉफिट में करीब 38% के आसपास CAGR ग्रोथ पिछले 4 साल में देखने मिली है, और इस पूरे स्पेस में ये चौथी कंपनी होगी जो गैस स्पेस में लिस्ट होगी। इस कंपनी के आगे के जो प्रोस्पेक्ट्स है वो भी काफ़ी बेहतर है, क्योंकि देखिए फिलहाल ये करीब 6 सिटीज़ में ही इसका एक्सपोजर है, लेकिन इनका प्लान है कि 2021 तक करीब 50 सिटीज़ में ये अपना एक्सपोजर लेना चाहते हैं। वही हाल फिलहाल में जो सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन का ऑक्शन हुआ था उसमें सबसे बड़े बिडर, सबसे बड़े विनर बन के उभरे थे, जिसका फायदा इस कंपनी को आगे काफ़ी ज़्यादा होगा। और करीब 31 एरियाज़ में ये इंफ्रास्ट्रक्चर जो है डिस्ट्रीब्यूशन का उसको डेवलप करेंगे, जिसके कारण इनके जो वॉल्यूम्स है उसमें करीब 7.5 गुना बढ़ोतरी का अनुमान लगाया जा रहा है। और जो CNG स्टेशन करीब 65 के आसपास है वो 1000 के ऊपर जाएंगे। तो फाइनेंशियल इसने पहले काफ़ी बेहतर डिलीवर किए हैं और आगे के जो ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट्स है वो काफ़ी बेहतर है। तो अगर आपको इसका फ़ायदा उठाना है तो आज आपको अडानी एंटरप्राइजेस का स्टॉक लेना पड़ेगा, क्योंकि कल वो स्पिन ऑफ डेट, रिकॉर्ड डेट है। ओके, तो अगर आप अडानी गैस की स्टोरी का फायदा उठाना चाहते हैं तो आज आपके लिए आखिरी मौका है अडानी एंटरप्राइजेज लेने का, क्योंकि 5 तारीख आज है और 7 को इनफैक्ट वो कट ऑफ डेट होती है। तो उससे पहले 2 दिन पहले आपने वो पोजीशन लेनी है, वरना आपके हाथ इसका कोई फायदा नहीं मिलेगा। इसीलिए हम इसकी चर्चा आज कर रहे हैं। जब लिस्टिंग होगी तब आपके लिए लेकर आएंगे कि क्या प्राइसिंग पर होगी और कितना एक्शन देखने को मिलेगा। अडानी गैस का एक शेयर मिलेगा अगर आपके पास अडानी एंटरप्राइजेस का एक शेयर है, ये भी वो रेशियो है। शुक्रिया वरुण इस जानकारी के लिए। अब आते हैं कि नया ट्रेड कहाँ लिया जाए। आज टीचर्स डे है, तो एक पर्सपेक्टिव उस लिहाज से भी लेंगे, एक लॉन्ग टर्म कोई स्टॉक है जो गुरु दक्षिणा के तौर पर दिया जाए अनुज से। लेकिन अनुज, ट्रेड के लिहाज से पहले बताइए, आज के मार्केट को देखकर कुछ अच्छा लग रहा है?
हाँ अर्शदा, अगर मीडियम टर्म पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो ज़रूर से एक शेयर जो मुझे अच्छा लगता है, पेपर इंडस्ट्री में काफ़ी अच्छा मूव देखने को मिला है। इंटरनेशनल पेपर्स तकरीबन मेरे ख्याल से अभी जो ट्रेड हो रहा है 465 के आसपास, ये काफ़ी अच्छा मूव इसमें लास्ट मंथ देखने को मिला था। हालांकि बाजार की वीकनेस के साथ कोई गिरावट देखने को मिल सकती है, तो एक्यूमुलेशन के लिए बहुत अच्छा रहेगा 420-440 की रेंज में शेयर को एक्यूमुलेट किया जाए। अब मेरे ख्याल से आने वाले 3 से 4 महीने के अंदर हमें 650 तक के अपसाइड के टारगेट दिखने चाहिए। ओके, तो ये फिलहाल इंटरनेशनल पेपर, ये है पसंद का शेयर इस समय अनुज का, और 650 के टारगेट्स के लिए आप यहां पर तेजी की पोजीशन लेकर चलें। 37% की अपसाइड की गुंजाइश है। ये है वो गुरु मंत्र स्टॉक जो अनुज इस समय दे रहे हैं। शुक्रिया अनुज हमारे लिए समय निकालने के लिए। चलिए, वक्त इसी के साथ हो रहा है एक ब्रेक का। तैयारी होगी नो योर कंपनी की, मार्केट पर भी हमारी नजरें बनी रहेंगी। आप बने रहिए सिर्फ और सिर्फ CNBC आवाज के साथ। नमस्कार।